नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल लर्न एंड रिलैक्स जीके में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्राउन का शासन जो 1858 से शुरू होकर 1935 तक चलेगा, क्योंकि इनके रूल चलेंगे 1935 तक। वैसे इनका शासन तो चलेगा हमारी स्वतंत्रता तक 1947 तक। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो कि 1773 से चला था 1858 तक। ओके, इसके बाद अब कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर इंडिया का पूरा क्राउन के पास आता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप जिस तरह से आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया था तो आज का भी आएगा। अगर जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी हो वो आज की क्लास देखने से पहले उसे देखें, क्योंकि तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर बात करते हैं ब्रिटिश क्राउन का शासन किस किस एक्ट के द्वारा किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। 1858 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1999, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट। अब इन सब का डिस्क्रिप्शन मैं आपको अंदर दूंगी, कैसे क्या हुआ है, किस में किस चीज़ का चेंजिंग किया हुआ है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे। जो क्राउन के द्वारा लाया गया अधिनियम था वो था 1858 का, जो कि पूरी तरह से क्राउन के द्वारा ब्रिटिश संसद से आया था, महारानी के द्वारा आया था। तो इसको हम समझते हैं। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1851 के विद्रोह के बाद किया गया था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध है। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था और गवर्नर क्षेत्र को राज्यसभा संबंधित शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी थी। इसका मतलब क्या हुआ, जब 1857 की जो क्रांति हुई उससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अस्तित्व हिल चुका था। उनका साम्राज्य जड़ से उखड़ने की कगार पे आ चुका था और वही हुआ। हमारी ओर से उठने वाली, भारत से उठने वाली आवाज़ जो थी वो इतनी बुलंद थी कि ब्रिटिश क्राउन तक ये आवाज़ गई और उनने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की हाथ से भारत की डोर छीनी और उनके सम्राट का अंत हुआ। तो उनका जब सम्राट खत्म हुआ, शासन खत्म हुआ उनका, तो इसके बाद आया क्राउन का शासन। तो क्राउन के शासन में क्या आया, तो उनने क्या किया, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी से समाप्त कर दिया गया उनका कानून कि आप नहीं चला पा रहे हैं कानून, तो आप हमें दीजिए। इनका समाप्त किया गया। गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही हस्तांतरित की गई। मतलब कि जो राजशाही मतलब होता है, जो राजा वगैरह होते हैं उनके परिवार के पास सब ट्रांसफ़र किया गया जितना भी था। इसके बाद आता है अधिनियम की विशेषता क्या थी, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाने लगा था। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है एवं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी। पॉइंट को नोट कीजिए, भारत का पहला वायसराय। पहले जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हें अब जैसे ही क्राउन राज आया उन्हें गवर्नर जनरल ना कह के भारत का अब वायसराय कहलाने लगे थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था। प्रथम वायसराय कौन था, तो वो भी लॉर्ड कैनिंग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सचिव और वायसराय में ब्रिटिश संसद द्वारा भेजे जाने लगे। सचिव और वायसराय में जो भी जो दोनों लोगों को बॉडियों को भेजा जाता था वो ब्रिटिश संसद भेजती थी, ना कि उनको नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी कर। सचिव क्यों बनाया गया, वायसराय तो पता ही है कि गवर्नर की जनरल की जगह पे उनका नाम ही चेंज करते। सचिव को क्यों बनाया गया, क्योंकि सचिव जो बॉडी थी वो वायसराय की बॉडी को पूरा कंट्रोल करती थी, उसके ही अंडर में रह के वायसराय काम करता था, जिससे कि वायसराय कोई गलतियां ना करे, इसलिए सचिव की बॉडी बनाई गई थी। आगे बात करते हैं। भारत में सचिव पद को बनाया इसलिए गया था जिससे वायसराय पर कंट्रोल कर सके। ये नीचे मैंने ऐड किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रण कोर्ट समाप्त करके भारत में दैत्य प्रणाली की समाप्त किया। दैत्य आप समझिए, नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, निर्देशक कोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, ये दो बॉडियाँ जो बनाई गई थी इसमें एक 24 और 6 सदस्य थे, इनको भी समाप्त कर दिया गया था क्योंकि ये बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। अब आता है 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें हम देखते हैं क्या था। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। याद रखिएगा, इन्हें हम पे राज करना था, इन्हें हमारी आवश्यकता थी, क्योंकि हम भारतीय थे और हम अपने ही लोगों पे भरोसा कर सकते थे, क्योंकि हम इतने दिनों से ईस्ट इंडिया कंपनी का
जुल्म जो सहते हुए आ रहे थे, तो हमारा भरोसा अंग्रेज़ों पे पूरी तरह से उठ गया था और ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से जान चुकी थी। इसलिए उसने ये चालाकी अपनाई कि वो समझ चुकी थी भारतीयों का सहयोग अगर लेना है हमें, तो हमें भारतीयों को ही इसमें खड़ा करना पड़ेगा। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1899 अधिनियम पारित किया। तो ये 3 अधिनियम क्यों आए थे, आपको ध्यान रखना है कि इन्हें हमारी ही सहायता हमारे ही लोगों के द्वारा चाहिए थी, इसलिए ब्रिटिश संसद के द्वारा ये 3 अधिनियम भेजे गए थे कि आप इनमें भारतीयों को शामिल कीजिए, भारतीयों की सहायता लीजिए, तभी हमें भारत के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तभी हम उन पे शासन कर पाएंगे। ये उनकी दिमाग से चलाई गई नीति थी, ना कि ये हमारे लिए सपोर्ट था। 1861 में भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ये राजनीतिक और ऐतिहासिक संवैधानिक क्यों था, क्योंकि इसमें ये राजनीति ये खेल रहे थे कि हम भारतीयों के द्वारा ही भारतीयों पर राज करेंगे। अब हमारे लोग नहीं, अब भारतीयों पे भारतीय ही राज करेंगे, बस उनको चलाने वाले हम होंगे। आई होप आपको ये वाला अधिनियम समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट पे चलते हैं, अधिनियम की विशेषता समझते हैं। इस एक्ट में वायसराय की शक्ति बढ़ा दी गई थी। इसमें क्या किया गया, वायसराय की जो पावर थी उन्हें बढ़ा दिया गया था। अब वायसराय रहे कि अध्यादेश जारी भी कर सकता था। अध्यादेश मतलब होता है कि आपको बिल, मतलब कोई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेंजिंग लानी है, अध्यादेश संविधान में जैसे संशोधन किए जाते हैं तो अध्यादेश जारी कर बिल, ठीक है, एक तरह का बिल होता है, तो जारी कर सकता था कि वो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवा सकता था एक अध्यादेश को जारी कर। ठीक है। दूसरा क्या था, निषेध अधिकार। निषेध अधिकार मतलब वीटो पावर होती है, ये अभी भी अपने प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। वीटो पावर जारी सकती थी, मतलब कि कोई काम अगर उसे नहीं करना है तो वो उसे वीटो पावर से रोक सकता है। नहीं करना है नहीं, अगर उसे कोई बिल समझ में नहीं आ रहा है या कोई ऐसा काम है तो वो अपनी वीटो पावर से, एक तरह से वीटो पावर का मतलब होता है किसी चीज़ पे रोक लगाना। तो ये पावर किसके पास थी, वायसराय के पास थी। अध्यादेश जारी कर सकता था किसी भी चीज़ पे रोक लगा सकता था वायसराय। इस अधिनियम से वायसराय के पास ये पावर आ गई थी। पर वायसराय को हैंडल कौन करता था, सचिव। ये चीज़ अभी भी थी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, विभाग बनाए गए हर चीज़ का कि ये इसका विभाग होगा, ये श्रमिक का होगा, ये इस चीज़ का, जिससे कि लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। बंगाल, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई। कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, पर हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1862 में बंगाल, मद्रास, मुंबई में हुई थी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। देखिए आप यहाँ पे देखिए इनकी चालाकी, कानून बनाने के लिए भारतीय को शामिल किया गया, जिससे कि कोई भी कानून बन जाएगा तो उसे फॉलो करवाना पड़ेगा, क्योंकि कानून बना के घर में तो कोई रखेगा नहीं, तो फॉलो कानून बनाए क्यों जाता है, लोगों पे शासन करने के लिए बना रहे थे। तो इन्हें क्या किया, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर लिया कि हम कानून बनाएंगे, आपको इसको प्रचार करना है कि लोगों को समझाना है कि ये कानून है, आपको इसे फॉलो करना हो। और भारतीय को समझाएगा तो इंसान को अपनापन लगेगा तो अपन वो चीज़ फॉलो भी कर सकते हैं। समझ रहे होंगे आप बात को। तो इन लोगों ने यही चालाकी, राजनीतिक चालाकी इनकी यही थी कि कोई भी चीज़ ये बना रहे थे, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ये बना रहे थे, पर उन्हें समझाने के लिए, उसको फॉलो करवाने के लिए हमारे ही लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी और उनके ही द्वारा हम लोग को समझाया जा रहा था, जिससे कि हम आनाकानी ना करें उन्हें फॉलो करने में। 1862 में लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर साहब विधान परिषद में मनोनीत कर लिया। अब इनने एक और चालाकी, जो विधान परिषद होती है उसमें क्या किया, इनने हमारे यहाँ के राजाओं को चुनना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब राजा की बात तो कोई टालेगा नहीं। इन्हें पता है कि ये एक फेमस बॉडी है और इनकी बात कोई नहीं टालेगा। इस वजह से अब इन लोगों ने विधान परिषद, जो उच्च सदन होता है ना, उसमें 3 राजाओं को, पटियाला के, बनारस के और सर दिनकर साहब को विधानसभा में जगह दे दी, मनोनीत कर लिया। जैसे अपने यहाँ पे अभी 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, उसी तरह, ठीक है, राज्यसभा में। पर ये विधानसभा की बात है, तो इनने क्या किया, उन्हें ले लिया, जिससे कि अगर ये हमारे साथ होंगे तो लोगों को लगेगा कि कोई अपना बैठा हुआ है और वो जो कहेगा वो सही करेगा, और राजा हैं तो राजा पे तो प्रजा हमेशा से ही विश्वास करती आई हो। तो इन लोगों ने ये चालाकी खेली थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1892। अप्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत की गई थी। इसमें महिला वोट देने का अधिकार नहीं था। तो पूछा जा सकता है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब नहीं था, किस अधिनियम में, तो 1892 में नहीं था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
बजट पर बहस की शुरुआत कब की गई थी, क्वेश्चन बन सकता है। 1892 में की गई। अप्रत्यक्ष मत होते हैं, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कर सकते जिसे मत, वो इसमें महिलाओं को अधिकार नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये जो लोग हैं ना, दो मार्ले और मिंटो, ये दो लोग हैं, ठीक है। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का दूसरा नाम अगर आ जाए तो वो होगा मार्ले मिंटो सुधार। कब किया? तो 1909। भारतीय शासन अधिनियम 1909, दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब इसमें दो लोग कौन थे देखिए। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है, ये सचिव थे। और मिंटो क्या थे? भारत में वायसराय ऑलरेडी मौजूद ही थे। तो इन दोनों के द्वारा ही लाया गया, एक तरह से भेजा गया अधिनियम था, ठीक है। इन्हें मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है तो 99 का है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुसलमानों के लिए पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल और क्षेत्रों की शुरुआत की गई थी। तो मुसलमानों के लिए पृथक अलग मंडल, हर चीज़ अलग। मुस्लिमों को अलग करने की शुरुआत हमारे स्वतंत्रता से नहीं हुई थी, ये पहले से ही शुरू हो चुका था। एक तरह का षड्यंत्र कि इन्हें, जो हम भाई भाई हैं, इन्हें अलग करना ही है। तो ये पहले से ही स्टार्ट कर दिया गया था 1909 से। ओके, मुस्लिमों को अलग कम्युनिटी बनाना एक शुरुआत कर दी गई थी 1909 से। ये 1947 से नहीं हुई थी, स्वतंत्रता के टाइम पे नहीं हुई थी, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, यहीं से ये चीज़ स्टार्ट होती है। भारत में फूट डालो, राज करो नीति, ये सबसे बड़ा उदाहरण इसी अधिनियम का था। ये जो उदाहरण दिया गया था वो इसी अधिनियम का था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे एक और क्वेश्चन बनता है। भारत में फूट डालो राज करो नीति, ये किसका एक तरह से बोला गया टाइटल या किसका आइडिया था? तो लॉर्ड डलहौजी का था। ये क्वेश्चन दो तीन एग्जामों में मैंने खुद देखा है, जबकि ये काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये भी अधिनियम, पिछले जो मैंने पढ़ा दिए हैं। अब आगे बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, इस कानून को मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मॉन्टेग्यू है और ये चेसफोर्ड, ये गलत लिखे हैं, आप सही कर लीजिएगा। भारत के राज्य सचिव थे जो मॉन्टेग्यू थे, वो भारत के राज्य सचिव थे, जबकि जो चेसफोर्ड थे वो भारत में वायसराय थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया था तो उस समय सचिव कौन थे? तो मॉन्टेग्यू थे। और भारत के वायसराय कौन थे? तो चेसफोर्ड थे। तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा इससे। अब हम इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेसफोर्ड भारत के वायसराय थे, ठीक है, क्लियर है। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। प्रांत जो होते हैं जैसे कि स्टेट एक तरह से, उनमें द्वैत शासन की शुरुआत की गई। द्वैत शासन का मतलब पहले आप समझिए, कोई एक बॉडी या कोई एक जगह जिस पे दो स्वतंत्र लोग अपना अधिकार जमाते हों, अपने अधिकार से तो चला रहे हों, उस चीज़ को बोलते हैं द्वैत शासन। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जो प्रांत थे पहले, तो उन पे क्या था? दो लोग शासन करते थे, एक तो राजा, दूसरा अंग्रेज। तो ऐसा जगह है जहाँ पे दो स्वतंत्र लोग जो आपस में स्वतंत्र हैं और जो प्रजा है, जो भी चीज़ है, उस पर राज कर रहे हैं, ठीक है। आपको आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई। द्वैत शासन क्या था? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो केंद्रीय विधानसभा और राज्य विधानसभा, ठीक है। नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा, CAG पद बनाया गया। CAG पद जो होता है, ये रिपोर्ट अपनी देता है राष्ट्रपति को। ये किसी और बॉडी को अपनी रिपोर्ट नहीं देता है। जो भी फाइल बनाता है, जो भी रिसर्च करता है, जो भी इसे मतलब काम दिया जाता है, उसे रिपोर्ट करने का अधिकार या मतलब बताने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है और किसी को नहीं। ये सिर्फ राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की गठन किया गया। जैसे कि अपने UPSC है, वही UPPCS करवाता है, उसे बोलते हैं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग, ठीक है। महिलाओं को निर्वाचन का अधिकार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। इस पे पूछा जा सकता है, महिलाओं को पहली बार चुनाव में अपना मत देने का अधिकार, निर्वाचन के लिए अधिकार प्रदान कब किया गया था? 1919 में। ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम है ये। तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वैसे देना तो सभी पे है, बट इस पे थोड़ा ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम जानते हैं और इस पे थोड़ा आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं।
यह सबसे बड़ा अधिनियम था क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा नहीं आया। ये सबसे बड़ा अधिनियम था, इसके बाद कोई और अधिनियम नहीं आता है। इसके बाद सीधा अंतरिम सरकार आती है, संविधान का गठन होता है, संविधान सभा का गठन होता है, जिनमें संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये लास्ट था और इसमें 400 ऐसे आर्टिकल हैं, मतलब इससे 400 चीज़ें ऐसी ली गई थी जिसको 400 आर्टिकल बनाए गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रांतों में दत्त शासन का अंत कर दिया गया। इसके अलावा केंद्र में दत्त शासन स्टार्ट कर दिया कि मतलब जो चीज़ें पहले प्रांत में चलती थी, 2 स्वतंत्र बॉडी जो प्रांत पर अधिकार करके उसका अधिकार करके उस पर शासन चलाती थी, अब वो प्रांतों से ख़त्म करके सीधा केंद्र पर रख दिया गया कि अब केंद्र पे 2 स्वतंत्र बॉडी अपना राज्य चला सकती हैं। प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू कर दी गई। द्विसदनात्मक का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद उच्च सदन होता है, जैसे आप सबको पता होगा, विधानसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। कब से फॉलो हुआ था ये विधानसभा और विधान? तो 1935 में। सांप्रदायिक क्षेत्रों को दायरा बढ़ा दिया गया तथा एंग्लो भारतीय और यूरोपीय तथा दलित वर्गों को भी प्रदान किया गया। अब आप ये चीज़ समझिए, एंग्लो इंडियन मनोनीत किए गए, मतलब सांप्रदायिक क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 2 सोच के या 2 धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से जब बात करें तो या तो बात कर रहे हो या मतलब कटाव हो उनकी बातों को, कि वो कुछ और बोले वो कुछ और बोले, ऐसे लोगों का सांप्रदायिक क्षेत्र, जहाँ पे मतलब कोई भी एक ना हो, जैसे अपन इंडियन थे तो इंडियन ना हो, एक इंडियन हो तो दूसरा भारतीय हो, तीसरा कोई और हो, ऐसा क्षेत्र। इसलिए देखो एंग्लो भारतीय है, इसमें यूरोप है, दलित वर्ग है, तो तीनों अलग हुए ना। तो सांप्रदायिक क्षेत्र का मतलब वही होता है जहाँ एक जैसे लोग ना हो, धर्म के विरोधी हो या मतलब विरोध की भावना हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे में अलग अलग हो, या विरोध की भावना नहीं हो तो अलग अलग सोच के हो, अलग अलग देश के होना। ठीक है, जैसे अपने यहाँ मनोनीत किए जाते हैं ना 2 एंग्लो इंडियन, वही। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। पूछा जा सकता है अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब की गई? तो 1935 में की गई थी। एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई 1935 में, यही बाद में भारत का सुप्रीम कोर्ट बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 में की, यूपीएससी, इसकी कब की गई थी? तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। बर्मा म्यांमार, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, उसका पहले नाम बर्मा था। ये हमसे जुड़ा हुआ एक पार्ट था, बट अब नहीं है, को भारत से अलग कर दिया गया था 1935 में। अगर पूछा जाए म्यांमार को या बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था, तो 1935 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। जबकि राष्ट्रीयकरण, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जबकि उसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो मैंने आपको सारे अधिनियम पढ़ा दिए हैं, ईस्ट इंडिया से लेकर क्राउन तक, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। आई होप जो भी समझ में ना आया हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड, कोई भी टॉपिक, तो मैं उसे आपको दोबारा रिपीट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी, या तो फिर आप इस वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हमेशा डालती हूँ, बात करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही 400 से अधिक धाराएं दी गई हैं संविधान में। ये बात मैंने आपको बताई थी ना, सॉरी मैंने आर्टिकल बोलती, धाराएं ली गई हैं 400, जो कि सीधे 1935 के अधिनियम से सीधा उठा के हमने संविधान में ऐड कर दिया। ठीक है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के जनक, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, 2 राष्ट्र के सिद्धांत के जनक किसे माना जाता है? जो जनक माना जाता है मोहम्मद इकबाल को, जो 1935 में इलाहाबाद में सबसे पहले मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र के लिए कहा गया था। मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र के लिए कब कहा गया था, ये बात पूछी जा सकती है। तो 1935 में कहा गया था। कब, कहाँ कहा गया था? तो इलाहाबाद में कहा गया था। ओके, फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान वर्ड, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान जो वर्ड हम लेते हैं वो किसके द्वारा दिया गया था? तो रहमत अली के द्वारा 1935 को ही दिया गया था। ये क्वेश्चन बनता है, आप याद रखें। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1866 को हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट है हमारा। भारत में पहले सचिव कौन थे? तो लॉर्ड स्टेनले थे। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को वापस ब्रिटेन बुला लिया गया था। पूछा जा सकता है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन कब वापस बुला लिया गया था, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, संसद द्वारा वापस बुला लिया गया था कि आप वापस आ जाइए।
ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जितने लोगों तक जाएगी उतने लोगों को अच्छा होगा, उन लोगों के लिए। आई होप आप लोग की सबकी आदत होगी दूसरों की हेल्प करना, तो आप हेल्प कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करना होता है। और कुछ मैं भी आप लोगों की हेल्प ही कर रही हूँ। आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प कीजिए अगर आप करना चाहें तो। नेक्स्ट टॉपिक आज मैं आपको बता देती हूँ कि हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे उसमें कौन सा टॉपिक रहेगा, तो आप इस टॉपिक का वेट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 होगा, जिसमें हम बात करेंगे अंतरिम सरकार 1946। अंतरिम सरकार वो होगी जिसमें कि कुछ टाइम के लिए एक सरकार बना दी गई थी। हमें स्वतंत्र करने के लिए उनने एक डिमांड रखी थी कि आप अपनी सरकार दिखाइए, अपने लोग दिखाइए कि आप चलाएंगे कैसे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल भी आएगा कि क्या था। तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग इसे भी देखेंगे ज़रूर। प्लीज़ इस टॉपिक को देखने से पहले आप वो पिछली 2 क्लास ज़रूर ले लीजिएगा, जो आज की और पिछली एक और। ठीक है। लर्न एंड रिलैक्स जीके को अपना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू क्लास। बाय बाय।